चार्ज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों ये है हमारी ग्रेविटेशन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट नंबर 3। आज ये अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले 2 क्लास में हम लोगों ने ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का बेसिक पढ़ा है, और हम लोगों ने दोस्तों कुछ फ्लूइड के बारे में देखा है कि घनत्व क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, तो अब आ जाइए, बाकी का पार्ट हम लोग इसको कवर करते हैं। गुड आफ्टरनून दोस्तों, सभी बढ़िया हो ना? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज की क्लास जो स्टार्ट होगी उसमें मैं पहले आप लोगों को आइडियल गैस यानी आदर्श गैस के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे गैस के नियम पढ़ाने हैं, वो भी मैं इसी में कवर करूंगा। ठीक है, जैसे बॉयल का नियम क्या होता है, चार्ल्स का नियम क्या होता है, गैलुसेक का नियम क्या होता है, ये हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे बायंसी फोर्स यानी उत्प्लावन बल के बारे में, तब जाके ये आप लोगों का ग्रेविटेशन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आइडियल गैस, जिसे आप लोग हिंदी में आदर्श गैस बोलते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि चलिए कौन बताएगा आदर्श गैस की डेफिनेशन क्या होगी? जल्दी से मुझे बताइए। सर प्लीज, मैंने कोर्स आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए खरीदा है। दोस्तों आप किसी के लिए भी खरीद लो, कंप्लीट साइंस होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंट, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी के लिए भी। ठीक है, चलो बात करते हैं आइडियल गैस यानी आदर्श गैस होती क्या है। देखो, आप लोगों को पता है गैस क्या होता है, आप लोगों को पता है ना। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इस रूम में कौन कौन सी गैस है, आपके आसपास में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैस है ना। तो एक्चुअली में होता क्या है दोस्तों, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो रैंडम मोशन करते हैं। कोई कहां भाग रहा है, कोई कहां भाग रहा है, कोई कहां भाग रहा है, कोई कहां भाग रहा है। क्यों भाग रहे हैं वो पास पास में चिपके हुए क्यों नहीं है? जैसे किसी सॉलिड की बात करी जाए, ठोस में तो पार्टिकल एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि 2 पार्टिकल के बीच का जो आकर्षण होता है वो बहुत ज्यादा होता है। गैस में बात करें, यहां पर पार्टिकल यानी कणों के बीच में आकर्षण कम होता है ना। आकर्षण इतना कम होता है कि 2 पार्टिकल एक दूसरे को बिल्कुल पकड़ के नहीं रखते, बहुत कम आकर्षण होता है। तो कोई कहां भाग रहा होता है, कोई कहां भाग रहा होता है, कोई कहां पर भाग रहा होता है। समझ में आ गई मेरी बात को? ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है आकर्षण बिल्कुल जीरो होता है, ऐसा नहीं है। आकर्षण होता है लेकिन काफी कम होता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि कोई गैस ऐसी है जहां पर पार्टिकल्स के बीच में, उसके कणों के बीच में कोई भी आकर्षण नहीं हो, शून्य आकर्षण हो, जीरो अट्रैक्शन हो, तब आप लोग उस गैस को क्या बोलोगे? तब आप लोग उस गैस को बोलोगे आइडियल गैस यानी आदर्श गैस। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं आइडियल गैस की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि यदि किसी गैस के पार्टिकल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, अणुओं के बीच में कोई भी आकर्षण ना हो, आकर्षण बल शून्य हो, तो उस वाली गैस को आप लोग क्या बोलोगे? आदर्श गैस बोलोगे। ठीक है सर, मेरा प्रीवियस क्लास छूटा हुआ है तो मैं क्लास कर सकती हूँ? नहीं, देखो आप सीक्वेंस में चलोगे तभी आपको समझ में आएगा। बीच में अगर आप कहीं से भी समझ में नहीं आएगा तो जो क्लास हो चुकी है आप लोग उनको देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो ये मैंने आप लोगों को बताई आइडियल गैस की डेफिनेशन। अब दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है, कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई भी गैस आइडियल गैस की भांति व्यवहार कब करेगी। 4 ऑप्शन दिया जाता है, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो बताइए कौन सा सही रहेगा, कौन सी कंडीशन में कोई गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। तो उसको एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि एक बैलून लिया, बैलून के अंदर मैंने क्या लिया? गैस के 2 पार्टिकल लिए। ठीक है, आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं इस बैलून पे प्रेशर लगाऊंगा तो क्या होगा? अगर सर आप प्रेशर लगाएंगे तो इन दोनों पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस होगी कम होगी, ये क्या होंगे? और पास आएंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? अब इसको दूसरी तरीके से आप लोग समझो। कोई भी 2 पार्टिकल, जैसे मान लेते हैं एक का द्रव्यमान है m1, एक का द्रव्यमान है m2, तो क्या कोई भी 2 पार्टिकल आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं क्या? जी सर, बिल्कुल करते हैं। तो इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल का मान कैसे निकाल सकते हो? तो इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल होता है कैपिटल G m1 m2 बट्टे आर स्क्वायर, जहां पर r क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी है। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? बिल्कुल।
तो आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आप लोग यहां पर प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यानी दूरी है वो कम होगी, और अगर ये वाली मान कम हुआ, दूरी कम हुई, तो उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो क्या ये आइडियल गैस होगी? क्या नहीं, आइडियल गैस में तो अट्रैक्शन होता ही नहीं है। तो आप लोगों को प्रेशर ज्यादा रखना चाहिए, कम रखना चाहिए? दोस्तों आपको प्रेशर कम रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग प्रेशर को कम रखेंगे तो इनके बीच की दूरी कम नहीं होगी, थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस पर रहेंगे, आर का मान ज्यादा होगा, आर स्क्वायर का मान और भी ज्यादा होगा, जिससे अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होगा। तो एक चीज तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप लोग चाहते हो कोई गैस आइडियल गैस की तरह ट्रीट करे तो प्रेशर आप लोगों को क्या रखना है? ज्यादा रखना है। चलिए अब टेम्परेचर के बारे में बताइए। देखो अगर आप लोगों ने इसको गर्म करा, टेम्परेचर बढ़ाया, तो इन दोनों पार्टिकल के पास में एनर्जी आएगी, ये इधर उधर भागेंगे, तो इधर उधर भागेंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा होगी, आर का मान ज्यादा होगा, आर स्क्वायर का मान और ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इस एफ का मान बहुत कम होगा, बहुत कम हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आप लोग यही चाहते हो ना, आकर्षण बहुत कम हो, ऑलमोस्ट जीरो हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेशर आप लोग को ज्यादा रखना पड़ेगा। सॉरी दोस्तों, प्रेशर कम रखना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। प्रेशर आपको कम रखना पड़ेगा, टेम्परेचर आप लोगों को ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तभी तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अगर आप लोगों से कोई पूछा जाए कि कोई भी गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करेगी, तो हाई टेम्परेचर यानी उच्च तापमान पर, और लो प्रेशर यानी कम दबाव पर, या आप लोगों का कम दाब पर। क्लियर है क्या? एएलपी की तैयारी कैसे करें दोस्तों? एएलपी का जो सीबीटी 1 होगा उसमें आप लोग की साइंस आएगी आप लोगों की, तो साइंस का आप लोग ये करिए, ये आप लोगों का सीबीटी 1 का कंप्लीट आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है क्या? पीपीटी को ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में पीडीएफ में डाल दो। अरे ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता, एक ही फॉर्मेट बनता है, ये इतनी बढ़िया तो है। अब आपके लिए है ना अलग पीपीटी थोड़ी बनेगी। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं सर, इस गैस से रिलेटेड अलग अलग लोगों ने कुछ अपने अलग अलग नियम दिए हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस लॉ यानी आदर्श गैस के नियम। जैसे बॉयल साहब थे, इन्होंने अपना एक नियम दिया, चार्ल्स नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने अपना एक नियम दिया, गैलुसेक साहब ने अपना एक नियम दिया। सर इन्होंने क्या नियम दिया इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बट ये नियम समझने से पहले आप लोगों को एक चीज समझनी है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। देखते हैं वो यही लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल ठीक है। तो आइडियल गैस लॉ समझने से पहले आप लोग एक इक्वेशन के बारे में आपको जानना है, जिसे हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। सर ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है समझिए। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि कोई भी आइडियल गैस है ना, वो एक समीकरण को फॉलो करती है हमेशा। सर वो समीकरण क्या है? उसे ही हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। तो कोई भी आइडियल गैस होती है ना, वो हमेशा इस वाले इक्वेशन को जस्टिफाई करेगी। किस वाले को? P इंटू वी बराबर nRT। ये होती है आइडियल गैस इक्वेशन। सर यही होती है कि मैंने तो दूसरी पढ़ी थी। हाँ दोस्तों, एक और होती है P इंटू वी बराबर mRT। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो इनमें जो n है ना, वो है नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल की संख्या। जैसे आपने सुनी होगी, गैस के 2 मोल ले लिया, 3 मोल ले लिया, 5 मोल ले लिया, 7 मोल। तो एक तो कोई भी गैस की मात्रा को आप लोग मोल में नाप सकते हो, या आप लोग द्रव्यमान में माप सकते हो कि मेरे पास में 8 किलोग्राम गैस है, या 2 किलोग्राम गैस है, या 50 ग्राम गैस है। तो जब आप लोग द्रव्यमान ले रहे हो तब तो आपको ये वाला समीकरण यूज करना है, जब मोल ले रहे हो तब ये वाला समीकरण यूज करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर जो R है और यहां पर जो R है वो अलग है। सर कैसे अलग है? यहां पर जो R होता है ना, इसको अलग करने के लिए ऊपर मैंने एक सिंबल लगा दी, एक डंडी लगा दी, इस सिंबल को बोलते हैं बार। ठीक है, तो ये है R बार और ये है सिंपली R। तो ये R बार क्या है? ये होता है दोस्तों यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और हिंदी में इसे बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। समझ में आ गई बात को? समझ में आ गई बात को? सार्वत्रिक यूनिवर्सल का मतलब क्या है? इसका मान सभी जगह समान रहेगा। कोई सी भी गैस हो सभी के लिए समान रहेगा, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो, कोई सी भी गैस हो, सभी के लिए इसका मान फिक्स रहेगा। अब आप लोग बोलेंगे सर जब फिक्स रहेगा तो बता दो कितना रहेगा। तो इसका मान देखो, इसका जो R का मान रहता है वो कितना होता है आप लोगों का? कितना होता है?
8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, परेशान ना हो। इसका मान क्या होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये इसका मात्रक होगा। माही जी बोल रहे हैं कि सर आपने बोला था प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगी, तो हमको लगा आप निकाल के दोगे। ऐसे तो बहुत पैसा लग रहा है निकालने में, आपको शायद थोड़ा इंग्लिश की दिक्कत होगी। प्रिंटेबल पीडीएफ का मतलब क्या है? ऐसी पीडीएफ मिलेगी जो प्रिंटेबल हो, जिसको आप प्रिंट करा सकते हो। तो अगर आपको नहीं कराना है तो मत कराइए ना, मैं तो बोलता ही हूं आपको पीडीएफ प्रिंट कराने की जरूरत ही नहीं है। पीडीएफ आपके मोबाइल में रहती है, बढ़िया खुद के नोट्स बनाइए। आपको जो भी दिक्कत आ रही है मोबाइल में आपकी पीडीएफ रहेगी रहेगी। ठीक है, तो पता नहीं कैसी बात करते हो आप। तो आर बार क्या हो जाएगा 8.314 जूल पर केल्विन मोल। समझ में आ गई बात को? चले आगे आ जाओ। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी? ठीक है, वापस इस इक्वेशन पे आते हैं। ठीक है, आप लोग बोलेंगे कि सर ये तो चलो इसका तो समझ में आ गया, ये वाला आर कौन सा है? दोस्तों जब आप लोगों का ये वाली इक्वेशन यूज करोगे ना, इसमें जो आर होता है ना, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और हिंदी में आप लोग उसको बोलेंगे सार्वत्रिक, आई एम रियली सॉरी, चारित्रिक 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 गैस नियतांक। ठीक है, चारित्रिक गैस नियतांक का मतलब क्या होता है? यह गैस के चरित्र पे निर्भर करेगा, यह गैस के कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मान अलग होगा, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए अलग होगा, ठीक है, अमोनिया गैस के लिए अलग होगा, हाइड्रोजन गैस के लिए अलग होगा, हीलियम गैस के लिए अलग होगा। समझ में आ गई क्या बात को? ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे सर ठीक है ये आर समझ में आ गया, बाकी के बारे में तो बता दो। दोस्तों पी होता है गैस का प्रेशर यानी गैस का दाब, वी होता है गैस का वॉल्यूम यानी आयतन, टी होता है गैस का टेम्परेचर यानी तापमान। तो देखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है कि जब भी कोई गैस आइडियल गैस होगी, ये समीकरण हमेशा सेटिस्फाइड होगा। ये समीकरण सेटिस्फाइड होने का मतलब क्या है? उस गैस के प्रेशर को जब उस गैस के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर होगा? उसके मोल को आर से और टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करने के बराबर होगा। तो मतलब ये वाला मान हमेशा बराबर होगा। अगर ऐसा है तो वो एक आइडियल गैस है। समझ में आ गई बात को? ठीक है, चलो आ जाओ। अब इस आइडियल गैस से संबंध में अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने नियम दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं चार्ल्स का नियम। दोस्तों आपको जीवन में कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बहुत से जने रट के चल जाते हैं। चार्ल्स का नियम ये बोलता है कि है ना कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम टेम्परेचर के समानुपाती होता है। मत रटो यार, इसको चीजों को समझो। कैसे समझो? पहले मैंने यहां पर एक आइडियल गैस लिख दी, आइडियल गैस का इक्वेशन लिख दिया, पीवी बराबर, मान लो मैंने ये वाला समीकरण यूज कर रहा हूं, पीवी बराबर एम आर टी। समझ में आ गई बात को? ये समीकरण मैंने यूज करा, ठीक है। इस पे समीकरण पे ध्यान लो, कुछ भी ध्यान मत दो आप, ठीक है। दोस्तों आपने क्या लिया? एक सिलेंडर लिया, आपने एक सिलेंडर लिया। सारा ध्यान इधर रखो, ये डायग्राम अभी मत देखो प्लीज, यहां पर देखो। दोस्तों सिलेंडर में आप लोगों ने कोई गैस भरी, मुझे नहीं पता आपने कौन सी गैस भरी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी या सल्फर डाइऑक्साइड गैस भरी, मुझे नहीं पता। आपने सिलेंडर में कोई गैस भरी और इस सिलेंडर में क्या लगाया? आपने एक पिस्टन लगा दिया। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये पिस्टन क्या होता है? दोस्तों पिस्टन वो चीज होती है जो नीचे आ सकती है, ऊपर जा सकती है। तो सर जब पिस्टन ये नीचे आएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब किसी सिलेंडर में पिस्टन नीचे आएगा तो ये जो गैस होगी वो क्या होगी? कंप्रेस होगी,
यानी संपीड़ित होगी। आप क्या करोगे, अगर आप नीचे से हीट दोगे तो गैस एक्सपेंड होगी, तो वो पिस्टन को धक्का लगाएगी, तो पिस्टन क्या जाएगा, तब ऊपर जाएगा। मतलब कुल मिला के बात है, ये पिस्टन ऊपर और नीचे हो सकता है। ठीक है, अब आपने इसके अंदर कोई गैस भरी, मान लेते हैं कोई सी भी गैस ले ली, आप बताओ कौन सी गैस ले। मान लेते हैं आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली। ठीक है, उस गैस का दोस्तों कुछ प्रेशर भी था, हो सकता है उसका प्रेशर 2 पास्कल हो, 10 पास्कल हो, 1000 पास्कल हो, कुछ ना कुछ प्रेशर है उस गैस का। उस गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, हो सकता है 2 लीटर गैस लिया, हो सकता है 10 लीटर लियो, 20 लीटर, कोई ना कोई वॉल्यूम होगा। दोस्तों उस गैस का कोई ना कोई टेम्परेचर था। ठीक है, और उस गैस के कुछ मात्रा थी, कुछ मान लो 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, ये 20 किलोग्राम, कुछ भी आपने ली होगी। तो अगर ये एक आइडियल गैस है तो इस समीकरण को मैं लिख सकता हूं क्या, P इंटू वी बराबर M इंटू आर इंटू टी। समझ में आ गई दोस्तों? ठीक है, अब प्लीज आप लोग मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। सर टेस्ट का क्वेश्चन चेक कर, नीरज जी आप, नीरज जी बोल रहे हैं सर टेस्ट के कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है। अगर आपको लग रहा है तो दोस्तों इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं सर ये गलत है ना। ठीक है नीरज जी, एक बार कर दीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर चेक किया जाता है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये है ना आप लोगों का इसमें आंसर गलत, तो एक बार आप मुझे बताइए। ठीक है, ठीक है, चले माही, अब ब्लॉक कर दूंगा। रिक्वेस्ट है सर आपसे, पीडीएफ ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में डालो, कलर पीडीएफ में सब ब्लैक ब्लैक आ रहा है। अरे तो कैसे पढ़ोगे ये, इसको इसको ये डायग्राम कहां से ब्लैक कलर में लाऊं क्या आपके लिए, ये व्हाइट कलर में लेके आऊं क्या? तो अगर आपको प्रिंट, अरे प्रिंट निकालने की जरूरत ही नहीं, क्यों निकाल रहे हो प्रिंट में, तो मना करता हूं प्रिंट में निकालो, महंगा पड़ेगा, ये कलर्ड वो है ये। और आपके इसके प्रिंट के लिए अपना कंटेंट थोड़ी खराब कर लूं भैया। डायग्राम आपको मान लो भी जब ब्रेन में पढ़ाऊंगा तो ब्रेन का जो जैसे एक्चुअल में कलर होता है वही तो दिखाना पड़ेगा मुझे, ऐसे थोड़ी कि व्हाइट कलर बना दो आपके जिससे प्रिंट निकल जाए। समझ में आ गई बात को? चलो पढ़ाने देते नहीं फालतू की बात, इनका सिलेक्शन पीडीएफ से होगा। यही बच्चे जिनका कभी सिलेक्शन नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने में ध्यान नहीं दे रहे हैं। सर पीडीएफ सफेद कलर की दो, काली कलर की दो, नीली कलर की, क्या होगा पीडीएफ से? पीडीएफ से सिलेक्शन हो जाता है ना, मार्केट में 1000 पीडीएफ आती है, इससे बढ़िया बढ़िया। पढ़ने में कोई ध्यान है नहीं। समझ में आ गई बात को? ठीक है दोस्तों, आप लोग मुझे बताइए, अगर मैं पिस्टन को नीचे लेकर आऊंगा तो किस किस चीज पे प्रभाव पड़ेगा? आप मुझे बताइए, क्या द्रव्यमान पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? यार पहले गैस मान लो 4 किलोग्राम थी, तो अभी भी 4 किलोग्राम रहेगी ना। मानते हैं गैस का आयतन कम हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान तो वही रहेगा ना। तो आप लोग बोलेंगे सर इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, अंदर जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही तो रहेगी। ऐसे थोड़ी कि पिस्टन को नीचे लेकर आए, कार्बन डाइऑक्साइड से मान लो अमोनिया गैस बन गई या सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई, नहीं। तो गैस वही रहेगी, और हर गैस का एक कांस्टेंट होता है, तो कुल मिला के आर का मान भी चेंज नहीं होगा। अब क्या क्या चेंज हो सकता है? प्रेशर यानी दाब, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? चार्ल्स में ना आप एक ट्रिक याद रखो, सीपी याद रखो, चेतेश्वर पुजारा। तो चार्ल्स लॉ में क्या चीज कांस्टेंट रहती है? प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो चार्ल्स लॉ यह बोलता है कि अगर किसी गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए तो जो वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। सर समझ में नहीं आया, लिख के बताओ, मैं बता रहा हूं। अगर 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 किसी गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखो, तो जो वॉल्यूम होता है ना वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, तापमान के समानुपाती होता है। इसका मतलब तापमान बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तापमान कम करोगे तो वॉल्यूम कम होगा।
सर आपको कैसे पता पड़ा? अरे यार आप यहां पर देख लो इक्वेशन में, देखो ये दो चीजें तो फिक्स रहती, अगर आपने प्रेशर को भी फिक्स रख दिया, इसमें भी कोई चेंज नहीं कर रहे हो, तो आप देखो लेफ्ट में वॉल्यूम है, राइट में टेम्परेचर है, तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो वही तो बात इन्होंने बताई है। अब आप लोग यहां पर देखो, यहां पर हमने अंदर कोई गैस ली, इसका प्रेशर फिक्स रख दिया, देखो प्रेशर वाली सुई क्या कम ज्यादा हो रही है क्या? इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। अब दोस्तों आप हीट दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो? हीट दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम भी कम होगा, क्योंकि इन्होंने बोला है वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो ये तो देखो टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम तो वॉल्यूम भी कम। ठीक है, तो देखो जब आप लोग इसको गर्म करो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, और जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये देखो गैस ऊपर जा रही है ना, गैस ऊपर जा रही है यानी इसका आयतन बढ़ रहा है। दोस्तों क्लियर है क्या? तो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी गैस का प्रेशर आप लोग कांस्टेंट रखोगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ गई बात को? ठीक है, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बॉयल्स लॉ। दोस्तों बस आप लोगों को यह ध्यान रखना है, इससे याद रखो, बहादुर टीपू सुल्तान जी से याद रखो, शॉर्ट में मैंने लिख दिया बीटी, बहादुर टीपू सुल्तान से याद रखो। बस ये याद रखना है कि बॉयल्स लॉ में क्या चीज कांस्टेंट रहती है? टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो इन्होंने क्या बोला, आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। तो देखो ये इक्वेशन लिखो, पीवी बराबर mRT। आप लोगों को पता है ये चीज फिक्स रहेगी, ये भी चीज फिक्स रहेगी। बॉयल्स लॉ बोलता है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया, तो यहां से क्या आ गया, P इंटू वी बराबर, ना इसमें कोई चेंज हो रहा ना इसमें कोई चेंज, ये मतलब पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं बोलूं 4 इंटू 3 बराबर 12 होता है, मैं चाह रहा हूं राइट में 12 ही आए, तो लेफ्ट में क्या कुछ भी करो मुझे नहीं पता, राइट में 12 ही आना चाहिए। एक बार आपने कर दिया 4 इंटू 3 बराबर 12। दोस्तों अगर आपने 4 को बढ़ा के 6 कर दिया तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा जिससे 12 आए? तो सर अगर 4 को आप बढ़ा रहे हो, 6 कर रहे हो, तो 3 को थोड़ा कम करके 2 करो, तभी आंसर आपका 12 आएगा। तो अगर मैं बोलूं प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन एक कांस्टेंट आना चाहिए, इसका मतलब क्या है, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम को कम होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल एक कांस्टेंट आना चाहिए। तो भैया बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि अगर 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 गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, इसका मतलब चेंज नहीं करोगे, तो जो प्रेशर होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, यानी जो दाब होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोग वॉल्यूम को कम करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो यहां पर करके देखते हो, देखो मैंने टेम्परेचर में कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं। आप देखो जब ये पिस्टन ऊपर जा रहा है तो गैस फैल रही है ना, गैस फैल रही है ना, यानी उसका आयतन बढ़ रहा है, और जब ये नीचे आ रहा है तो गैस कंप्रेस हो रही है, आयतन कम हो रहा है। तो आप लोग देखो जैसे ही आयतन कम हो रहा है ना, आयतन कम हो रहा है प्रेशर बढ़ गया, आयतन कम हो रहा है प्रेशर बढ़ गया। तो ये तो बोल रहा हूं आयतन जब आप लोगों का कम होगा, आयतन कम होगा तो प्रेशर बढ़ रहा है, एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज कम होगी। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है अमीर कुमार जी, हर चैप्टर में होने के बाद 20 क्वेश्चन करा दो सर, हर टेस्ट में आपको 20-20 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप जाके अटेंड करो, सारे हो जाएंगे टेस्ट, पहले अच्छे से पढ़ो फिर टेस्ट अटेंड करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गैलुसेक लॉ। दोस्तों गैलुसेक लॉ में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, क्या चीज कांस्टेंट रहती है? जैसे आप लोगों को मैंने अभी बॉयल्स लॉ में बताया, चार्ल्स लॉ में बताया, वैसे ही दोस्तों गैलुसेक लॉ में क्या फिक्स रखनी है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम यानी आयतन कांस्टेंट रहता है। सर इसको याद कैसे रखना है? तो आप लोग बोलते होंगे ना भाई गाली वाली मध्य, अगर गाली वाली तो गाली वाली, जी और वी का कॉम्बिनेशन है ना, तो गैलुसेक में क्या चीज फिक्स रहती है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी बराबर mRT, पीवी बराबर mRT। तो आप लोग ध्यान रखिए जो गैस होगी उसका दोस्तों द्रव्यमान फिक्स रहेगा, आर का मान फिक्स रहेगा, वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो एक तरफ प्रेशर है एक तरफ टेम्परेचर है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो ये प्रेशर भी कम होगा। तो क्या बोलना चाह रहा है गैलुसेक का नियम? गैलुसेक का नियम ये बोलता है कि अगर किसी गैस का, अगर किसी
गैस का, अगर किसी गैस का वॉल्यूम यानी आयतन कांस्टेंट रखोगे ना, वॉल्यूम यानी आयतन कांस्टेंट रखोगे, कांस्टेंट रखोगे, तो जो प्रेशर होगा वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा, दाब जो होगा वो ताप के समानुपाती होगा। जैसे आप लोग यहां पर देखिए, है ना, मैंने आप लोगों को बोला, इधर देखो, इधर देखो, जैसे मान लो ये आप लोगों का सिलेंडर था, ये पिस्टन था, इसके अंदर कोई गैस थी, कोई क्या थी, इसके अंदर गैस थी। आपने क्या कर दिया दोस्तों, इस पिस्टन पे लगा दिया लॉक। लॉक लगाने का मतलब क्या है, पिस्टन ना ही ऊपर जा सकता ना ही नीचे जा सकता, यानी गैस का क्या हो गया, एक फिक्स वॉल्यूम हो गया। अब आप लोग एक चीज नोट करना, जब आप लोग इसको हीट करोगे ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो आप लोग क्या देखना, जैसे एक एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर ले लिया, एक पे प्रेशर ले लिया, तो जब आप हीट दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, उसके पास में एनर्जी आएगी, भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन भाग नहीं पाएंगे क्योंकि पिस्टन लॉक है, तो इनका अंदर क्या बढ़ता रहेगा, प्रेशर बढ़ता रहेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ये ग्राफ आपका ऐसा आएगा। समझ में आ गई बात को, समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आपका गैलुसेक का नियम था। चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं। मैंने आप लोगों को जब प्रॉपर्टीज बता रहा था फ्लूइड की, तो मैंने आप लोगों को किसके बारे में बताया था, दो तीन चीजें बताई थी ना, कि घनत्व क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। दोस्तों एक और चीज होती है जिसको आप लोग जान लीजिए, बहुत सिंपल सी चीज है, उसका नाम है विस्कोसिटी, हिंदी में शांता। अब सर शांता क्या होता है, देखो जैसे आप लोगों को आपने सुना होगा कि जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर कोई सॉलिड है, ठोस है, ये उतना अच्छे से मोशन नहीं कर पा रहा जितना करना चाहिए था। क्यों, क्योंकि सॉलिड और इस सरफेस के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है यानी घर्षण है। आपको पता है ना ये चीजें होती है, पता है ना आप लोगों को, बिल्कुल। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं, अगर सॉलिड अच्छे से मोशन नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि इसके और इसके बीच में क्या है, फ्रिक्शन है, घर्षण है। दोस्तों जिस प्रकार ठोस में घर्षण होता है ना, वैसे ही तरल और गैस में यानी लिक्विड और गैस में क्या होता है, विस्कोसिटी होता है। इसका मतलब अगर कोई लिक्विड इजीली मोशन कर पा रहा है तो इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी कम है। अगर उसको मोशन करने में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया, प्लीज आप सोच के बताइए, नीचे मत पढ़ना। एक तो ब्लू कलर यानी लेफ्ट में एक लिक्विड दिया हुआ है, एक राइट में एक लिक्विड दिया हुआ है, किसकी विस्कोसिटी आपको ज्यादा लग रही है। तो देखो जब आपने इसको डाला ना, देखो ये तो आराम से फ्लो कर रहा है, आराम से फ्लो कर रहा है, जबकि देख रहे हो थोड़ा सा थिक है, ये उतना आसानी से फ्लो नहीं कर रहा। जैसे इसको ऐसे आप लोग और समझिए, जैसे आपने एक बाल्टी में पानी लिया, एक बाल्टी में शहद, दोनों को आप लोगों ने डाला, तो आप लोग देखोगे पानी तो इजीली फ्लो कर जाएगा, इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी कम है, शांता कम है। जबकि शहद इतना आसानी से फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। तो इन दो आप लोग को लिक्विड में देखोगे कि राइट वाले की जो विस्कोसिटी है वो थोड़ी ज्यादा है, लेफ्ट वाले की जो विस्कोसिटी है वो क्या है, कम है। समझ में आ गई क्या, कहानी क्लियर है, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो विस्कोसिटी होती है, इसको मापने के लिए कौन से मात्रक का इस्तेमाल किया जाता है, सर इसका कोई ऐसा ही मात्रक बताओ ना। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, इसका ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल इंटू सेकेंड। और दोस्तों इसका सीजीएस मात्रक जो होता है ना, वो क्या होता है आप लोगों का, पॉइज होता है। क्या होता है, पॉइज। बस आप लोग ध्यान रखेंगे कि पॉइज भी एक विस्कोसिटी का ही मात्रक है और पास्कल इंटू सेकेंड भी विस्कोसिटी का ही मात्रक है। दोस्तों क्लियर है, समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बायंसी फोर्स, जिसे आप लोग हिंदी में बोलेंगे उत्प्लावन बल। चलो तो बायंसी फोर्स की हम लोग बात करते हैं। बायंसी फोर्स क्या होता है, कौन मुझे बताएगा, कौन मुझे बताएगा बायंसी फोर्स क्या होता है। आइए देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, कुछ वीडियो आप लोगों को देख पा रहे होंगे, यहीं पर आप लोगों को बायंसी फोर्स लगा हुआ नजर आ जाएगा, मतलब नजर नहीं आएगा बट लेकिन यहां पर भी लग रहा है। देखो होता क्या है, आप मेरी बात को समझो। दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं आप लोगों को बोलूं, प्लीज मुझे एक चीज बताइए, ये पेन है, ये भारी सा, मान लीजिए भारी से आपके हाथ में कोई चीज है, मान लो भारी सा कोई पत्थर है, तो ऐसे आप उठा रहे हो तो आपको भारी थोड़ा सा लग रहा है, वजन है इसमें ना। लेकिन जब आप लोग इसको, वजन क्यों लग रहा है, क्योंकि जैसे छोड़ोगे नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो आप बेसिकली उस नीचे वाले फोर्स, जो इसका वेट है, जो भार है, उसको झेल रहे हो आप।
क्योंकि वेट भार जो होता है ना mg वही तो इसको नीचे लेकर आ रहा है। समझ में आ गई। लेकिन दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, जब आप लोग इसको पत्थर को पानी में ले जाएंगे तो क्या अब नीचे की ओर लगने वाला फोर्स आपको कम लगेगा ज्यादा लगेगा? मतलब वस्तु आपको हल्की लगेगी भारी लगेगी? थोड़ी हल्की लगेगी ना यार। अब उतना नीचे नहीं आ रहा जितना यहां पर छोड़ने पर जल्दी से आ रहा था ना, वहां पर थोड़ा उतना नीचे नहीं आएगा, हल्की लग रही है चीजों, वहां पर उठाना आप लोगों के लिए आसान है। क्लियर है क्या? समझ में आ गई क्या? इसका मतलब क्या है देखो समझो। जैसे मान लो आपके पास में एक ब्लॉक था, एक टुकड़ा था, लकड़ी का टुकड़ा था, मान लो ये था, मान लो 4 किलोग्राम का था, ठीक है, 4 किलोग्राम का था। तो अगर हम लोग बात करें, अभी मान लो आपने एयर में रख रखा है इसको ना, एयर में, वायु में, तो इसका वेट कितना होगा? वेट यानी भार, तो वेट होता है m/g, ठीक है। द्रव्यमान कितना है? 4 किलोग्राम है। गुरुत्वाकर्षण कितना है? 10 है। तो 4 × 10 कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन। यानी बाहर एयर में जो फोर्स लग रहा है ना वो 40 न्यूटन का लग रहा है नीचे की ओर। कहानी क्लियर है क्या? समझ में आगे बात को? क्लियर, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आप लोग इसको पानी के अंदर लेके जाओगे, पानी के अंदर जब आप लोग लेके जाओगे, जब मतलब पानी में आपने डुबा दिया तो आपको लग रहा है कि थोड़ी हल्की लग रही है, इसका मतलब क्या है? नीचे की ओर अब जो फोर्स लग रहा है वो 40 न्यूटन नहीं है, 40 न्यूटन से कम है। भाई इसका मतलब यही तो हुआ ना? अरे बताओ, तो 40 न्यूटन से कम कैसे हो गया? लकड़ी अगर पहले 4 किलोग्राम की थी तो अभी भी 4 किलोग्राम की होगी, अभी भी जी का मान वही 10 है, तो 4 × 10 40, अभी भी नीचे लग रहा है, तो फिर सर कम कैसे लग रहा है वो? एक्चुअली में क्या होता है, जब भी किसी वस्तु को आप लोग जब किसी लिक्विड में डालते हैं ना, तो कुछ लिक्विड डिस्प्लेस होगा क्या? अरे कुछ तरल विस्थापित होगा क्या? बिल्कुल होगा ना, क्योंकि भैया पहले क्या था, जैसे सब जगह पानी था, लेकिन जैसे ही लकड़ी के टुकड़े को आपने पानी में डाला, कुछ पानी इधर उधर चला गया ना, और कुछ पानी इधर उधर चला गया ना, यानी पानी विस्थापित हो गया। तो जब भी किसी वस्तु को किसी लिक्विड में डालते हो ना, तो कुछ लिक्विड डिस्प्लेस होता है, और उस लिक्विड के डिस्प्लेस होने की वजह से उस वस्तु पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बायएंसी फोर्स, यानी उत्प्लावन बल। क्या लगता है? बायएंसी फोर्स यानी उत्प्लावन बल। तो अब जो नेट फोर्स नीचे लग रहा था, कितना लग रहा था? पहले 40 लग रहा था, तो अब मान लो 40 तो ये था ही, और ऊपर मान लो बायएंसी फोर्स लग गया, मान लो 10 न्यूटन का, तो नेट फोर्स नीचे कितना लग रहा है? केवल 30 न्यूटन का लग रहा है। इसलिए आप लोगों को वस्तु जो लग रही है वो क्या लग रही है? हल्की लग रही है, लाइट लग रही है। कहानी क्लियर है क्या? तो कुल मिला के मैं आप लोगों को यह बोलना चाह रहा हूं कि जब भी किसी भी वस्तु की बात करी जाए ना, तो वाटर में क्या होता है, उसके वेट में कुछ लॉस आता है, लॉस होता है, लॉस ऑफ वेट इन वाटर। पानी में क्या होता है, उसके भार में कुछ कमी आ जाती है, ठीक है। तो एक्चुअल जो, देखो मान लो अगर एक्चुअल वेट की बात करी जाए, किसी भी वस्तु की एक्चुअल वेट की बात करी जाए, एक्चुअल वेट की बात करी जाए, यानी आभासी भार, अरे सॉरी वास्तविक भार, आई एम सॉरी, वास्तविक भार, वास्तविक एक्चुअल वेट कितना होता है किसी वस्तु का? m/g होता है, ठीक है। बट जब आप लोग उसको किसी पानी में डालोगे, तो अगर मैं बोलूं उसका अब वेट का कैसा लगेगा आपको? एपेरेंट वेट, एपेरेंट वेट कितना हो जाएगा उसका? एपेरेंट वेट, आभासी भार। अब आपको आभास होगा ना कि यार उसका जो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है वो कम है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो जब भी किसी पानी में किसी वस्तु को डालेंगे ना, तो जैसे कि मैंने बताया mg तो लग ही रहा था, बट क्या होगा, जब भी किसी लिक्विड में किसी वस्तु को डालते हैं ना, तो उस पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, जिससे आप लोग बोलते हैं बायएंसी फोर्स। तो अब नेट फोर्स कितना लग रहा है नीचे की ओर, जिसे हम लोग जनरली भार बोलते हैं, तो वो कितना हो जाएगा? mg - fb। तो थोड़ा कमी आ गई ना, कमी आ गई ना। तो अगर आप लोगों को कोई निकालना है कि कितना वेट कम हो गया, तो उसके लिए आप लोगों को बायएंसी फोर्स निकालना आना चाहिए। तो आइए उस बायएंसी फोर्स को ही हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अब ये बात बताई किसने बायएंसी फोर्स के बारे में, कि यार जब भी किसी वस्तु को आप लोग किसी लिक्विड में डालोगे तो उस पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है। ये बात किसने बताई थी? तो ये बात हम लोगों को बताई थी आर्किमिडीज साहब ने। आर्किमिडीज साहब ने एक सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया? ध्यान से आप लोग समझिएगा। इन्होंने क्या बोला कि जब भी कोई वस्तु पानी में फ्लोट करती है,
जैसे पानी में फ्लोट करने का मतलब क्या है? वस्तु का कुछ भाग पानी के अंदर है। या मान लो, इसको मत पढ़ो, मेरी बात समझो। इन्होंने क्या बोला, जब भी कोई वस्तु पानी में फ्लोट करती है या जब भी कोई वस्तु पानी में पूरी तरीके से डूब जाती है ना, तो वो कुछ तरल को विस्थापित करती है। ऑब्वियसली जैसे कोई वस्तु पानी में जाएगी, तो जब वस्तु पानी में नहीं गई थी, सब जगह क्या था, लिक्विड था। बट जैसे ही वस्तु पानी में गई, वो उस पानी की जगह क्या आ गया, वो उस लिक्विड की जगह क्या आ गई, वो वस्तु आ गई ना, तो वो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा ना। तो जब भी किसी वस्तु को किसी लिक्विड में डालते हैं, तो वो लिक्विड क्या होती है, डिस्प्लेस होती है, जिसकी वजह से उस वस्तु पे ऊपर की ओर एक फोर्स का लगता है। उसे ही हम लोग बायेंसी फोर्स यानी उत्प्लावन बल बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी ना। अब दोस्तों होता क्या है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास में गोल्ड की एक बॉल है, सोने की एक गोल्ड बॉल है। एक तो मैं पानी में डालूं, और मान लेते हैं सोने की मैं कुछ मैंने इंप्योरिटी मिला के पानी में डालूं, तो दोनों ही केस में जो ऊपर की ओर लगने वाला बायेंसी फोर्स, उत्प्लावन बल होगा ना, वो अलग होगा। क्योंकि यार एक तरफ सोना था, एक तरफ सोने में कुछ और मिला रखा है। तो आप लोग इस आर्किमिडीज सिद्धांत का इस्तेमाल किसी मेटल की प्योरिटी को चेक करने के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, ये चीज आई होप आप लोगों को क्लियर है। चलिए, तो आइए हम लोग बात करते हैं कि फोर्सेज ऑन सबमर्ज बॉडी। ठीक है, इधर एक, ठीक है, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब हम लोग निकालते हैं कि जो कोई भी बॉडी जब पानी में डूबती है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, या मतलब कुल मिला के बायेंसी फोर्स की वैल्यू हम लोग निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए बायेंसी फोर्स यानी उत्प्लावन बल। बायेंसी फोर्स, और हिंदी में बोलते हैं उत्प्लावन बल। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ में, कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो भैया आर्किमिडीज सामने क्या बोला कि किसी भी वस्तु पे लगने वाला बायेंसी फोर्स किसके बराबर होता है, विस्थापित तरल के भार के बराबर। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दिया मैंने, विस्थापित तरल के भार के बराबर। सर नहीं आया समझ में, इंग्लिश में बताओ, अभी बताता हूं। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। सर नहीं आया समझ में, नहीं आया, आओ मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों एक चीज मुझे बताइए, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये एक कंटेनर था, इसके अंदर क्या भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था इसके अंदर, वाटर भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था, वाटर यानी पानी भरा हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप मुझे एक चीज बताइए, आप इसके अंदर कुछ लकड़ी का टुकड़ा लेकर आए, क्या इस लकड़ी के टुकड़े पर बायेंसी फोर्स लगेगा क्या, बताओ हाँ या ना? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि आर्किमिडीज साहब ने क्या बोला कि जब भी किसी वस्तु को पानी में थोड़ा सा डुबाएंगे या ज्यादा डुबाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है लिक्विड तो डिस्प्लेस हो गई, क्योंकि जहां पहले लिक्विड था वहां पर लकड़ी का टुकड़ा आ गया ना। तो जब भी किसी बॉडी को आप लोग किसी वाटर में या किसी लिक्विड में डुबाते हैं, तो जो लिक्विड होगा वो डिस्प्लेस होगा, और उस लिक्विड के डिस्प्लेस होने की वजह से इस पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बायेंसी फोर्स। ठीक है, तो हां इस पे भी बायेंसी फोर्स लगेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कितना लगेगा, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 100 न्यूटन? तो आप लोगों को पता है बायेंसी फोर्स किसके बराबर होता है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। जितना फ्लूइड या जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ उसका वेट ले लो। तो आप मुझे बताएं, जैसे मान लेते हैं जब ये पानी से भरे बीकर में जब आपने ये वस्तु को डाली ना, तो कुछ पानी क्या हुआ, बाहर आया। पानी क्या हुआ दोस्तों, बाहर आया। ठीक है, कितना आया, मान लेते हैं दोस्तों 2 किलोग्राम आया। तो आप लोग मुझे बताइए बायेंसी फोर्स का मान बताओ, उत्प्लावन बल का मान बताओ, उत्प्लावन बल का मान बताओ कितना होगा, बताओ बताओ, कौन बताएगा? बायेंसी फोर्स की वैल्यू बताओ, बताओ, सिंपल सी चीज है, बताओ।
अरे बताइए तो यार, देखो कितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ सर, 2 किलोग्राम डिस्प्लेस हो गया। देखो बाहर कितना आया, 2 किलोग्राम, और बाहर आया कहां से, यहीं से तो उछल के बाहर आ गया ये। तो कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, इतना 2 किलोग्राम। इसका भार लेना है, वेट लेना है। तो वेट क्या होता है, तो उत्प्लावन बल का मान आप लोगों को निकालना था। उत्प्लावन बल क्या होता है, वेट के बराबर होता है, भार के बराबर होता है। किसका वेट, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का, विस्थापित द्रव का। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी, एम इंटू स्मॉल जी। किसका लेना है आप लोगों को, डिस्प्लेस फ्लूइड का लेना है। क्लियर है। तो बेसिकली जो ये बाहर है ना, इसका वेट ले लो। तो इसका द्रव्यमान तो आपको पता ही है, कितना तरल विस्थापित हुआ है, 2 किलोग्राम। इसको जी से मल्टीप्लाई कर दो, जी का मान आप 10 मान लो, 9.8 होता है, 10 मान लो, है ना। तो 2 इंटू 10 कितना हो गया, 20, यानी 20 न्यूटन का लग रहा है फोर्स। दोस्तों समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई क्या, आ गई बात समझ में। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक चीज आप लोग कैसे भी आप लोग निकाल सकते हो। अब देखो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जब ये वस्तु को मैं पानी में डालूंगा तो वो डूबेगी या नहीं डूबेगी। तो आप सिंपल से एक चीज ध्यान रखना, मैं आप लोगों को 3 चीज बताता हूं। जो भी वस्तु आप डाल रहे हो किसी फ्लूइड में, जैसे मान लो आप थर्माकोल डाल रहे हो, लकड़ी डाल रहे हो, कील डाल रहे हो, अगर उसकी डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम है तो वो फ्लोट करेगी, तैरेगी वो, ठीक है। अगर कोई वस्तु आपने किसी लिक्विड में डाली है जिसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है उस फ्लूइड की डेंसिटी से, तो वो डूब जाएगी। जैसे मान लो लोहा है, लोहे को आपने डाला पानी में। दोस्तों पानी का जो घनत्व होता है ना, वो होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लोहे का घनत्व जो होता है ना, वो लगभग 5-6 हजार किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो अब इसलिए लोहे का घनत्व ज्यादा है, तो जैसे आप लोग डालोगे ना लोहे की किल को, तुरंत नीचे आ जाएगी। मान लेते हैं आपने किसी ऐसी वस्तु को डाल लिया है जिसका घनत्व बिल्कुल लिक्विड के घनत्व के बराबर है। जैसे मान लो पानी का घनत्व है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, आपने कोई दूसरी ऐसी वस्तु डाली है जिसका घनत्व 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो वो बिल्कुल बीच में सस्पेंडेड हो जाएगी, ना नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी। क्लियर है, बहुत बढ़िया है। संतोष जी दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ जाओ, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, जो कॉर्क होता है ना, आप वाटर में डालोगे ना वो फ्लोट करता है। क्यों, क्योंकि कॉर्क की डेंसिटी वाटर से क्या होती है, कम होती है। जबकि आप आयरन की नेल डालोगे ना तो वो क्या हो जाएगी, सिंक कर जाएगी। कारण क्या है, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। तो ये अपना पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है आपका ग्रेविटेशन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। अब इसका जाके आप लोग टेस्ट लगा लीजिए। एक इंपॉर्टेंट चीज और, कल हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर, यानी कार्य ऊर्जा एवं शक्ति पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए, किसी प्रकार की टेंशन ना लीजिए। अगर आप लोग इस सबको ढंग से पढ़ लेंगे, आपको सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता, बस आपको पढ़ना है। और जैसे ही आप लोग का हो जाए, आप लोग उसको ढंग से रिवाइज भी करता रहा करो और टेस्ट भी अटेंड कर लिया करो। देखो जो आपने पढ़ा है उससे कितनी चीज़ आपको आ रही है, कितनी चीज़ आपसे गलत हो रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच।